हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसेट वन। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम क्विक रिवीजन की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। क्विक रिवीजन की सीरीज़ में आज सबसे पहले हम भारत निर्वाचन आयोग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उन्हें किस तरह से पद से हटाया जा सकता है, निर्वाचन आयोग के क्या कार्य होते हैं, निर्वाचन आयोग में बहुत सारी खामियां रही है तो उनके सुधार के लिए अलग अलग समितियां गठित की गई, तो हम उन समितियों के बारे में देखेंगे। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो कि यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी हाल ही में 104वां संविधान संशोधन जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है तो उन्हें हम देखेंगे। उसके बाद में भारत निर्वाचन आयोग का हमारे संविधान के भाग 15 में उल्लेख किया गया है, तो भाग 15 के जितने भी आर्टिकल है उन्हें हम एक एक करके शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग में आपको पता है कि इसका जो उल्लेख है निर्वाचन आयोग का भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत किया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन के निकल के आता है कि संविधान में भारत निर्वाचन आयोग का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो ध्यान रखना, भाग 15 में और आर्टिकल 324 से 329 में। आगे चलिए फ्रेंड्स, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 में की गई थी। निर्वाचन आयोग के गठन के बाद ही भारत में सबसे पहले 1951-52 में आम चुनाव आयोजित कराए गए। निर्वाचन आयोग का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 में किया गया। आर्टिकल 324 के तहत यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ध्यान रखना, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है आर्टिकल 324 के तहत। फ्रेंड्स, इसका जो उद्देश्य है संविधान में जो वर्णित है राजनीतिक न्याय उसकी स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग के सदस्य की, तो यह 3 सदस्यीय निकाय है 1993 से। 1950 से 1989 तक यह 1 सदस्यीय निकाय हुआ करता था। 1989 में इसे 3 सदस्यीय निकाय किया गया। उसके बाद पुनः इसे 1990 में 1 सदस्यीय निकाय किया गया। उसके बाद फिर से इसमें संशोधन हुआ और 1993 में इसे पुनः 3 सदस्यीय निकाय किया गया। तो वर्तमान में 3 सदस्यीय स्थायी जो है इसका निकाय अस्तित्व में है। ध्यान रखना, 3 सदस्यीय निकाय में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है जो कि वर्तमान में सुनील अरोड़ा है। 23वें नंबर के ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिसमें एक सुशील चंद्रा और दूसरे राजीव कुमार है। फ्रेंड्स, कार्यकाल की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वह होती है। वही अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो कार्यकाल होता है वह भी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वह होता है। फ्रेंड्स, अब इन्हें पद से किस तरह से हटाया जा सकता है पद का दुरुपयोग करने पर। तो फ्रेंड्स, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिद्ध कदाचार व दुर्व्यवहार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब चुनाव आयोग क्या कार्य करता है तो वो पॉइंट्स भी आप देख लीजिए। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, निर्वाचन नामावली तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, निर्वाचन का संचालन, नियंत्रण और निरीक्षण करना, चुनाव आचार संहिता लागू करना और संसद सदस्यों की योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देना। इस तरह से जो निर्वाचन आयोग है इसके बहुत सारे कार्य होते हैं चुनाव से संबंधित। अब देखते हैं फ्रेंड्स, जो निर्वाचन आयोग है इसके अंतर्गत बहुत सारी खामियां रही, उन खामियों को दूर करने के लिए अलग अलग समितियां बनी। तो फ्रेंड्स, निर्वाचन संबंधी सुधार समितियां कौन कौन सी है तो उन्हें भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। सबसे पहले 1962 में संतानम समिति निर्वाचन आयोग जो निर्वाचन आयोग है उसके सुधार से संबंधित समिति गठित की गई थी। उसके बाद तारकुंडे समिति 1974 में, सकदर समिति 1981 में, गोस्वामित्व समिति 1990 में, सेशन समिति 1992 में, इंद्रजीत समिति 1998 में, मोइली समिति 2007 में, रेड्डी समिति 2011 में और वर्मा समिति 2013 में चुनाव संबंधित सुधार के लिए इसे गठित किया गया। तो फ्रेंड्स, इन समितियों के नाम को आप एज ईयर के रूप में इसे याद रखिए। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पे
आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें 3 यहाँ पर समितियों के नाम दिया जाएगा और एक अन्य समिति का नाम दिया जाएगा, और पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन संबंधी सुधार समिति नहीं है। तो यहाँ पर आपको इन सभी के नाम याद रखना है और इनके ईयर भी याद रखना है। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि निर्वाचन संबंधी सुधार समितियों 3 समितियों के नाम बताइए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दोनों तरफ से आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं वो सुकुमार सेन रहे हैं, और प्रथम जो महिला अध्यक्ष रही है इसके वो रही है वीएस रमा देवी। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित इन पॉइंट्स को जरूर याद रखें। प्रथम जो अध्यक्ष रहे निर्वाचन आयोग के वो रहे हैं सुकुमार सेन, और प्रथम महिला अध्यक्ष रही है वीएस रमा देवी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया, जिसके द्वारा मतदाता की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ध्यान रखना, मतदाता की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार प्रायोगिक तौर पर प्रयोग 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में किया गया। ध्यान रखना, प्रायोगिक तौर पर मतलब इसका ट्रायल किया जा रहा था। 1998 में ईवीएम का यूज़ किया गया था राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली विधानसभा चुनाव में। 1999 में गोवा के विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम का यूज़ पूरे राज्य में किया गया था। तो पूरे राज्य में सबसे पहले गोवा में 1999 में। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स याद रखना है, VVPAT। ये इसका फुल फॉर्म आपको एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ध्यान रखना, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि मतदाता से संबंधित है। जो भी जिससे भी वोट करता है तो उसकी जानकारी को ये शो करता है। VVPAT, आपने चुनाव में अगर मतदान किया होगा तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी। और फ्रेंड्स, एक यहाँ पर आपको टर्म्स याद रखना है, EVM, जैसे कि आपको सभी को पता ही होगा। EVM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब दोस्तों, ये EVM है, इसका डिज़ाइन किसने किया? तो अभी तक हाल ही में ये क्वेश्चन नहीं बना है, तो इसको आप ज़रूर इम्पोर्टेंट करके याद रखिएगा। 15 अक्टूबर 1980 को MB हनीफा ने EVM का डिज़ाइन किया। ध्यान रखना, ये नाम याद रखना है, MB हनीफा। फ्रेंड्स, सबसे पहले EVM का प्रयोग भारत के केरल विधानसभा में 19 मई 1982 के दौरान, जो पारोल विधानसभा है केरल की, वहाँ पर इसका कुछ हिस्सों में यूज़ किया गया था। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इसका जो पहली बार प्रयोग प्रायोगिक तौर पर किया गया था वो 1998। लेकिन अगर प्रायोगिक तौर पर न पूछा जाए, सिर्फ पहली बार पूछा जाए, तो ध्यान रखना केरल के पारोल विधानसभा के कुछ हिस्सों में इसका प्रयोग किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 104वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि हमारे निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। तो 104वां संविधान संशोधन फ्रेंड्स 2020 में किया गया, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 334 से संबंधित है, अनुच्छेद 334 से संबंधित है 104वां संविधान संशोधन। यह संशोधन 25 जनवरी 2020 को किया गया। अब क्यों किया गया? तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया। 2020 तक इसका समापन हो रहा था आरक्षण, लेकिन इसे 104वें संविधान संशोधन के तहत बढ़ाकर कर दिया है, 10 साल बढ़ाकर कर दिया है 2030 तक। जैसा कि आप सभी को पता है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 131 सीटों का प्रावधान या आरक्षण किया गया है। उन 131 सीटों में अनुसूचित जाति को 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति को कुल 47 सीटें आरक्षित है। फ्रेंड्स, 104वां संविधान संशोधन करने के लिए हमारे संविधान में 126वां संशोधन विधेयक लाया गया। 126वां विधेयक लाया गया था 104वें संविधान संशोधन के लिए। तो इस पॉइंट को भी आप स्पेशल याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे संविधान में भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया, जो कि आर्टिकल 324 से 329 में इसका उल्लेख है। तो एक एक आर्टिकल के नाम हम देख लेते हैं और उनको बारे में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की स्थापना के बारे में इसका उल्लेख किया गया। आर्टिकल 325 में
धर्म, जाति, लिंग के आधार पर मतदान हेतु भेदभाव न करना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 327 में संसद की शक्ति चुनाव संबंधी नियम बनाने हेतु इसका प्रावधान किया गया और अनुच्छेद 328 में विधानमंडल की शक्ति चुनाव संबंधी नियम बनाने हेतु किया गया। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप का निषेध करता है। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप को निषेध करता है आर्टिकल 329। फ्रेंड्स, एक और आप चीज़ को याद रखना, जो हम मतदान करने जाते हैं तो हमें हमारे फिंगर पर एक जो स्याही लगाई जाती है तो उसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट, तो उसे भी आप याद रखें। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। MPPSC 2020 में यूनिट 10 में भी ये टॉपिक है, तो आप इसे अच्छे से कवर कीजिए। और आम जनरली हम भाषा आज में अगर बोले तो आजकल हम चुनाव से संबंधित मैटर को देखते रहते, तो हमें भी जनरल रूप में इस फॉर्म में इन जानकारियों का पता होना अच्छा ज़रूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।